नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अंतिम चरणों में है। लगभग 7 से 8 दिन शेष बचे हैं। चुनाव प्रचार हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से भव्य रूप में कर रहा है, अपने पक्ष को मजबूती से रखने का काम कर रहा है। इसी संदर्भ में मैं विनोद वैष्णव पहुंचा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए। चांदीवली विधानसभा से अफसर महेंद्र भानुशाली साहब आप हैं, मन से ने आपको टिकट दिया है। क्या प्रमुख मुद्दे आपके साथ हैं जिनसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेरे प्रमुख मुद्दे यही हैं चांदीवली विधानसभा के अंदर जो हमारी मूलभूत सुविधा होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैफिक मुक्त हमारा एरिया होना चाहिए, हमें चलने के लिए फुटपाथ होना चाहिए, हमें 24 घंटा पानी होना चाहिए। आज हमारा चांदीवली विधानसभा 80% स्लम एरिया है। तो लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि घर के बाहर पैर रखते हैं तो उनका एक पैर गटर में चला जाता है। रास्ते पर निकलो तो कचरा पेटी साफ नहीं होती है, घर के सामने कोई झाड़ू मारने नहीं आता है, रस्तों में खड्डे होते हैं, आरएमसी प्लांट का जो धूल निकलती है उससे लोगों को प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर इतनी भट्टियां हैं अनलीगली, जिसकी वजह से इतना धुआं निकलता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे प्रमुख मुद्दे ये होंगे कि मेरे लोगों को 24 घंटा पानी मिलना चाहिए, और मैंने आपसे जो कहा इनमें से मेरे चांदीवली की जनता को ये धूल धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए और ट्रैफिक ये सब चीजों से मुक्ति मिले, यही मेरा संकल्प है। और आपसे एक सवाल है बीच में, मैं आपको टोकना चाहूंगा कि कटेंगे तो बटेंगे, ये चर्चित है पूरे देश में। चुनाव महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है, लेकिन चर्चा पूरे देश में हो रही है इसकी। जी जी जी, इस पर आपके क्या विचार है? ये प्रमुख किसी एक पार्टी के लिए है, सभी के लिए है? देखिए, ये कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा चांदीवली में भी बहुत जोरों से चल रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये धर्म की राजनीति चांदीवली चुनाव में क्यों होनी चाहिए? चुनाव किस लिए होता है कि हमने क्या काम किया, हमने आपका ये काम किया, हमने आपका ये काम किया, उसके ऊपर आप बात कीजिए, डेवलपमेंट पे बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों को अब डर लगने लगा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति शुरू कर दी, धर्म की राजनीति। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं अकेला इंसान हूं जो खुलेआम कहता हूं कि मैंने ये काम किए है, आप मुझे वोट दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सही नहीं है, विकास के ऊपर बोलना चाहिए चुनाव के अंदर, ये मेरा कहना है। अच्छा, आपने यदि कि अपनी बातें बताई कि 80% स्लम एरिया माना जाता है चांदीवली। आपने कहा कि इसको कचरा मुक्त आप करेंगे, पोल्यूशन मुक्त आप करेंगे, डेवलपमेंट आप करेंगे, रोजगार देने का आप काम करेंगे। प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और सिंधे गुट, वो चुनाव आपके सामने है। प्रमुख किससे आप टक्कर मानते हैं कि सीधे तौर पर मुझे इससे खतरा हो सकता है या इसको मैं टक्कर दे रहा हूँ? देखिए, इस वक्त मुझे तो किसी से खतरा नहीं है, उन दोनों को मुझसे खतरा है जी। क्योंकि विकास ही नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया। 25 साल में अगर आप लोगों ने विकास किया होता तो आपको बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वहां पर कोई टोपी की राजनीति कर रहा है, कोई तिलक की राजनीति कर रहा है, मतलब डरा के वोट लेने का प्रयास है। अब लोग समझदार हो चुके हैं। महेंद्र जी, आपसे एक सवाल भी है। जो आप कह रहे हैं कि कटेंगे और बटेंगे की राजनीति वो लोग करते हैं, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, आप बड़ा चर्चित रहा है मामला महाराष्ट्र में कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने उत्तर भारतीयों को लेकर के निशाना साधा था कि पहले मराठियों का हक है, उसके बाद किसी का हक है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उत्तर भारतीय के बारे में राज साहब नहीं बोलते। राज साहब ये बोलते हैं कि पहला हक मेरे महाराष्ट्र के लोगों का होना चाहिए, जिसके अंदर मैं भी आता हूं ना। आज मैं 60 साल से यहाँ रह रहा हूं, तो मैं भी यहाँ का मराठी हूँ। जो उत्तर भारतीय यहाँ पर 60 साल से रह रहे वो यहाँ के मराठी है। जो साउथ इंडियन यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लोग हो, प्रांत के लोग हो, जो यहाँ पर 60-70 सालों से रह रहे वो यहाँ के मराठी है। तो राज साहब का कहना है कि पहली सुविधा ये मेरे इन लोगों को मिलनी चाहिए। बाकी जो काम अगर जॉब निकला तो यूपी से, गुजरात से, साउथ से, यहाँ से सब लोग अगर आएंगे और हमारे महाराष्ट्र के लोगों को पता नहीं चलेगा, तब राज साहब कहते कि ये गलत हो रहा है। तो सिर्फ उसके अंदर साहब ये नहीं कहते कि मराठी होने चाहिए। जो 60-70 सालों से हमारे जैसे लोग रह रहे हैं ना साहब, उनके लिए भी बोलते। लेकिन हमारे लोग खुद को मराठी नहीं समझते कि हम महाराष्ट्र में रह रहे तो हम मराठी है। ये नहीं समझने वाले लोग नाराज रहते। बाकी जिनको समझ है कि हम मराठी हैं, यहाँ पे रह रहे, वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है कि गुजरात की चर्चा पूरे देश में होती है, गुजरात मॉडल की चर्चा होती है और गुजरातियों की भी चर्चा होती है। आप गुजरात से संबंध रखते हैं कि शायद जन्म स्थान आपका गुजरात रहा है? मेरा जन्म स्थान महाराष्ट्र, लेकिन पीछे से गुजरात से आप संबंध रखते हैं? पीछे से क्या, देखो मेरा पुरखों का गांव है वहां पर, तो सभी मेरा राजनीतिक संबंध तो होने वाला ही है वहां सभी पर। राजनीतिक पार्टी वोट के चक्कर में अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोगों को समायोजित करके टिकट देने का काम करती है कि हमें इन क्षेत्रों से, इन वर्गों का वोट हमें मिल सके।
अब आप गुजरात से संबंध रखते हैं, आपको भी टिकट दिया है, और शायद मुझे लगता है कि एक ही पार्टी जिसने गुजराती को टिकट दिया है। गुजराती ना कहेगा, मैं कहूँगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को टिकट दिया है। नहीं नहीं, राज साहब ने मुझे गुजराती होने के नाते टिकट नहीं दिया है। राज साहब ने मुझे, मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ और मैंने महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाया है, मैंने लोगों के काम किए, राज साहब ने उसके लिए टिकट दिया। राज साहब ये धर्म और जाति को नहीं मानते साहब, मैंने राज साहब को बहुत नजदीक से देखा है। राज साहब के विचार लोगों तक कटपुट करके पहुंचते ना, इस वजह से लोगों को राज ठाकरे साहब समझ में नहीं आते। लेकिन राज साहब का एकदम क्लियर विजन है कि महाराष्ट्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो मेरे हैं। महाराष्ट्र की एक मर्यादा है, मुंबई की एक लिमिटेशन है कि एक घर के अंदर अगर 10 लोग रह पा रहे तो उसमें 10 ही लोग रह सकते हैं सर। अगर उसके अंदर हम 20-25 लोगों को रख देंगे तो एक के ऊपर एक को सोना पड़ेगा, तो इससे उन लोगों को प्रॉब्लम है। इसके लिए राज साहब बोलते हैं कि महाराष्ट्र की जो लिमिटेशन है उतने ही लोग होने चाहिए, और जिस प्रांत से लोग आ रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री ने वहां पर डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास के काम करने चाहिए, कि जिस वजह से उस प्रांत के लोग महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर ना आए, जिसकी वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है। आज समझ लीजिए एक कोई गुजरात से आया, उत्तर प्रदेश से आया या साउथ से आया, आज उसको यहाँ पर जो हमारा भाई 50,000 रुपया कमा रहा है महीना, अब वो आया उसको काम नहीं मिला तो वो बोल देगा वो काम मैं 20,000 में करने को तैयार हूँ, तो ये नुकसान किसको होगा? ये यहाँ पर रहने वाले हमारे जैसों को भी होगा ना, सिर्फ मराठियों को ये नुकसान नहीं है, 60-70 साल से जो हमारे जैसे भूमिपुत्र है उनको भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन राज साहब के इन विचारों को कोई समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, एक चीज और है, एक झंडा एक निशान बात करते हैं राजनीतिक पार्टियां, और क्षेत्रीय दलों पर कई बार उंगली उठाई जाती है कि क्षेत्रीय दल इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होगी वो निश्चित तौर पर ज्यादा काम करेगी, ऐसा राजनीतिक पार्टियों का अपना दावा होता है। जी। मन से क्षेत्रीय पार्टी है, किस नजरिए से और किस तरीके से वोटर को आप लुभाएंगे? क्योंकि एक तरफ क्षेत्रीय दल और एक तरफ राष्ट्रीय दल जब चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय दल की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है जनता का, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी उसमें आ जाते हैं। आप क्षेत्रीय दल से संबंध रखते हैं, अपने दल को किस तरीके से लेकर के जाएंगे जनता के बीच, जिससे कि वो महेंद्र भानुशाली का चेहरा देखेंगे या मनसे का चेहरा देखेंगे या राज ठाकरे साहब का चेहरा देख करके वोट देंगे? देखिए, जब बात नरेंद्र मोदी की होती है ना, तब सब लोग ये सब सोचते हैं। ये महाराष्ट्र का इलेक्शन है, और अगर आप क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं तो जब हमें हमारे नासिक के अंदर जब हमें सरकार, हमारा महापौर था उस वक्त नासिक के अंदर क्या डेवलपमेंट किया वो नासिक वालों से आप पूछिए, ठीक है। लेकिन चांदीवली विधानसभा के अंदर तो 20 साल कांग्रेस की पार्टी रही, जो आप नेशनलाइज पार्टी बोल रहे हैं। उसके बाद में 5 साल महायुति की सरकार रही है। अगर ये सरकार होने के बावजूद, केंद्र में भी उनकी सरकार होने के बावजूद हमें मिला क्या? आप बोल रहे डेवलपमेंट उनकी वजह से होता है, तो हमें मिला क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो उनका दावा होता है। उनका दावा अगर होता है तो मैं ये कह रहा हूं कि मिला क्या चांदीवली की जनता को? भरे हुए गटर, भरी हुई कचरा पेटी, रस्तों के ऊपर ट्रैफिक, अनऑथराइज पार्किंग, भट्टियों में से जो धुआं निकलता है, आरएमसी प्लांट, कोई सुविधा नहीं है। लोग झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, 70 फुट, 80 फुट, 100 फुट के अंदर पहाड़ों के ऊपर रह रहे हैं। आपने उनके लिए क्या डेवलपमेंट किया? आपने उनके लिए कौन से प्रोजेक्ट लाए? कोई एसआरए का प्रोजेक्ट लेके आए कि उनको भी घर मिले और एरिया का डेवलपमेंट हो? हर बार बारिश आती है, पहाड़ों पे पहाड़ गिरते हैं, कुछ लोग के घर टूट जाते हैं, नीचे पड़ गिरते हैं और 1-2 लोगों की मौत हो जाती है। आपने उन लोगों के लिए क्या किया? आप लोगों ने सिर्फ उनको बसाया कि आप बसो, हमें वोट दो। 25 साल से सिर्फ यही राजनीति चल रही है। अंदर जी, आपसे एक सवाल और है। आप जो कह रहे हैं ठीक है, सारी बातें जो आप अपनी जगह कही है, लेकिन कोई एक ऐसा काम बताएं जो आप महिलाओं के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह हर सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ लेकर के जाएंगे, महिलाओं को बढ़ावा देंगे। आप अपनी चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बताएं जो आप चाहते हैं, अगर आपको मौका मिला तो करना चाहें। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है चांदीवली विधानसभा के अंदर। अब महिला भी जॉब के ऊपर जाती है, महिला भी बहुत अच्छे से काम पर जाती है। मेरा बोलना सिर्फ इतना है, चांदीवली विधानसभा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। चांदीवली के अंदर मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि अगर मैं चुन के आया तो मेरी चांदीवली की जनता को, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, उनको काम मिलना चाहिए। जो बाहर बाहर से, और आप रोजगार देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं रोजगार को बढ़ावा देंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल और है। एक सवाल तो ये है कि जनता महेंद्र भानुशाली को वोट क्यों दे, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देकर के विधानसभा महाराष्ट्र में भेजने का काम करती है तो कोई एक काम मुझे ऐसा बताइए जो सबसे पहला करना चाहते हैं आप। रोजगार तो आपने कॉमन सबके लिए बता दिया, कोई आपका खुद के मन में कभी ये रही होगी कि अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं ये काम करूंगा?
मेरा सभी, चाहे हरियाणा के मंत्री हों, उत्तराखंड के मंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मंत्री हों, हमने सबसे यही सवाल किए हैं जब जब हमें कवरेज करने का मौका मिला। आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि हो सकता है 23 तारीख के बाद हमें विधायक भानुशाली के साथ बैठने का मौका मिले। सर मेरा सबसे पहला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि मेरे चांदीवली विधानसभा में जो पूरा स्लम एरिया है, जी बहुत बुरी परिस्थिति में लोग रह रहे साहब। आप खुद जाके मेरा इंटरव्यू के बाद आप खुद जाके जी देख लेना किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट यही होगा कि उन लोगों को अच्छा घर कैसे मिले। फिर वो एसआरए का प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती जी है, लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है। उन तक पहुंचता है तो क्या पहुंच रहा है हमारे चांदीवली विधानसभा में? मुफ्त छतरी पहुंचती है, मुफ्त प्रेशर कुकर जाता है, मुफ्त साड़ी जाती है। हमारे 25 साल से हमारी जनता को सिर्फ यही मिला है, वो देकर वो उनके वोट लेने की कोशिश करते। मैं मेरे लोगों को एक छोटा उदाहरण देता हूं हमेशा कि अब इसमें से बाहर आओ। देखिए, हम डी मार्ट में गए तो वहां पर एक 15 लीटर का डब्बा होता है, एक 15 लीटर का डब्बा होता है तेल का, उसके ऊपर एक स्कीम होती है कि आपको 2 किलो शक्कर फ्री। ठीक है, हम लोग वो डब्बा लेते हैं, उसके ऊपर 2 किलो शक्कर भी मिलती है। मैं तो कहता हूँ दुकानदार अच्छा है कि आपको 15 लीटर का डब्बा दे रहा है, लेकिन हमारे चांदीवली विधानसभा में सिर्फ मुफ्त छतरी, मुफ्त साड़ी, मुफ्त प्रेशर कुकर यही मिलता है। लेकिन मेन 15 लीटर का डब्बा गायब कर दिया इन नेताओं ने। जो मूलभूत सुविधा है ना हमारे चांदीवली की, ये गायब कर दिया इन लोगों ने। ना रास्ते अच्छे, कुछ नहीं मिल रहा है ना। आपका कहने का मकसद ये है कि जो स्लम एरिया उसको हर घर को नल और हर नल को घर, यही कहना चाह रहे हैं हम? देखिए, नल तो है हर घर नहीं, तक, मैं कह रहा हूँ, कहने का मकसद है हर घर में पानी और हर पानी को घर। वही मैं कहना चाहता हूँ। हर घर में नल है लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं। तालाब सब भरे हुए हैं, जी लेकिन मेरी चांदीवली की जनता को पानी नहीं है। क्यों पानी नहीं है? आज सर्विस सेंटर को पानी है 24 घंटा। आज जो टैंकर माफिया है उनको है पानी 24 घंटा। आज सर्विस सेंटर को पानी है 24 घंटा। तो जो आमदार खासदार नगर सेवक बना रहे, मेरी वो जनता को पानी क्यों नहीं है? मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की जाती है जब इलेक्शन आता है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि पानी बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उनका कोई एक चमचा होता है, देखो आप उनके पास जाओ, आपका काम करेंगे, बहुत अच्छे आदमी हो। अच्छा, ऐसा होता है? 100% हो रहा है, लोगों ने देखा है। अच्छा। फिर लोग जाते वहां पर मिलने के लिए, हमको पानी नहीं मिल रहा है, मेहरबानी करके हमको पानी दे दो, हमारे बच्चे पानी के बगैर परेशान है, हमारे त्योहार है। फिर क्या होता है? फिर फोन निकलता है, काय रे इथं पाणी येत नाही, उद्यापासून पाणी चालू झाला पाहिजे। दूसरे दिन पानी चालू हो जाता है। ऐसा क्या उनके पास जादू की छड़ी है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू किया पानी चालू हो गया? ये सब एक टेक्निक है कि स्थानिक जनता हमारे कार्यालय तक किस तरह से पहुंचनी चाहिए, उसके लिए ये सब टेक्निक है। बाकी अच्छा और वेंकट जी, एक सवाल और है आपसे कि अक्सर चुनावों में उम्मीदवारों की चमक गायब हो जाती है चेहरों से। जी ठीक है, मैंने कई पूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम हरियाणा संबंध रखते हैं, उनके मैंने इंटरव्यू इसी तरीके से चुनावों में किए, लेकिन महेंद्र भानुशाली से मुझे बात करके ऐसा नहीं लगा कि चेहरे से चमक गायब है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, नहीं ज़्यादातर कैंडिडेट थके थके से महसूस दिखाई देते चुनाव, आपने देखा भी होगा, क्या कारण है? इसका कारण मेरी चांदीवली की जनता है, जो मुझे समर्थन कर रही है, जो एक ऊर्जा मुझे मिल रही है ना मेरे लोगों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत परेशान है पिछले 25 सालों से। ये दो ही लोग हमेशा 20 साल मैं रहूं, 5 साल ये रहे, इसी प्रकार की राजनीति है। अब लोगों को एक अच्छा चेहरा मिल गया है, जिसने काम किया है साहब। मैं कचरे के ढेर के ऊपर एक एक घंटा बैठा हूँ, आंदोलन किए, महानगर पालिका जब साफ नहीं करती। मैं नालों के अंदर उतरा हूँ, नाला साफ करो फिर बाहर निकलूंगा। मैं खड्डों के लिए आंदोलन किया हूँ। मैं ये आरएमसी प्लांट के लिए जो मूलभूत सुविधा है लोगों की, पानी के लिए मैं आंदोलन किया हूँ। तो लोगों को जो चाहिए ना, वो उनको मिलने वाला है, उस उम्मीद से लोग मुझे बुला रहे हैं कि आप आइए। इसकी वजह से मैं भी रात को 4 बजे सोता हूँ साहब, सुबह 7 बजे ही उठ रहा हूँ, मैं 3 घंटा सो रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे इस तरह से बुला रहे कि नहीं, हमें आपको मिलना है। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम सवाल आपसे एक और है, आप में और अन्य उम्मीदवारों में क्या अंतर है? मतलब आपको चुन लिया जाए, मान लो चुन लेती है जनता, जी और आप भी उनकी तरह हो गए, तो क्या गारंटी आपकी? देखिए, मैं 100% गारंटी देता हूं, लेकिन मेरी जनता वैसे भी परेशान है, क्योंकि सब लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। तो हो सकता है कि जनता के दिमाग में यही बात होगी कि ये भी आएगा तो ये भी यही बात करेगा। लेकिन मैं मेरी जनता से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने 5 साल, कोई मेरे पास कुर्सी न होते हुए मैंने काम किया है। ना मैं आमदार था, ना मैं नगर सेवक था, फिर भी मैंने 5 साल काम किया है। मैंने बहुत सारे आंदोलन किए। अगर आप मुझे सत्ता दे देंगे
तो मेरे पास एक पावर आ जाएगा और मैं काम करूंगा। और मैं मेरी जनता से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति से साफ बाहर आना चाहिए। क्या हो रहा है? और मैं तो दोनों से सिर्फ इतना कहता हूं, एक मुद्दे पे लड़िए ना, या तो मराठी मुद्दे पे लड़िए, या बटेंगे तो कटेंगे पे लड़िए, या मुसलमान के ऊपर लड़िए। आज की तारीख में क्या हो रहा है सर, आपको बताऊं? हमारे लोग मराठी के पास जा रहे, जो अभी के रनिंग है, वो बोलते कि तो गुजराती आहे त्याला मतदान करू नका, मी तुमचा माणूस आहे, मी मराठी आहे। इसका मतलब और बता दीजिए हिंदी में। मैं ये वो बोलते हैं कि गुजराती को वोट देना नहीं, मैं मराठी हूं, गुजराती को वोट नहीं आप तो देना। जन्म से ही यहीं पर हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूं। जी। तो वो क्या बोलते हैं, तो कुछ लोगों ने उनको बोला कि अगर वो गुजराती है, फिर भी पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि मराठी भाषा के लिए तो वो लड़ रहे हैं। एक बार होटल के अंदर, पॉपटेट्स के अंदर गाना, मराठी गाना नहीं बजा रहे थे वो होटल वाले, बोलते इंग्लिश बजेगा, गुजराती बजेगा, सब बजेगा, मराठी गाना नहीं बजेगा। वहां के एक मराठी आदमी ने मुझे फोन किया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं 10 मिनट में पहुंचा वहां पे, 10 मिनट में उसको बोला 5 मिनट तेरा, 6वां मिनट मेरा, मैं सारी होटल फोड़ नहीं सर, दूंगा। ये तो राजनीति होगी ना। मेरी मर्जी, मैं कौन सा गाना सुनना नहीं, चाहूंगा, कौन सा गाना चलाऊंगा, देखिए ये आप आपको, कैसे तय करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा गाना बजाऊं ये आपकी चॉइस है, 100% है। लेकिन जब आप बोलते हो कि हम मराठी नहीं बजाएंगे, ये आपकी चॉइस नहीं चलेगी महाराष्ट्र के अंदर, ये चॉइस चलने नहीं देंगे हम। मैं उसको मालूम पड़ा कि मैं गुजराती हूँ, तो मुझे बोलता है हम गुजराती भी बजाते हैं यहाँ पे। मैं बोला गुजराती बजाना है तो बजा, पंजाबी बजाना है तो बजा, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तू मराठी नहीं बजाऊंगा, ये तेरे को अधिकार नहीं है बोलने का, और ये तूने गलत काम किया है। साहब 6वीं मिनट भी नहीं होने दी, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गई, 2 से 3 मिनट के अंदर जय जय महाराष्ट्र माझा ये गाना मैंने वहां पर बजाया। तो ये मतलब आप जीत समझते हैं इस चीज को? 100% मेरी जीत है, मराठी भाषा का सम्मान है वो। आप मराठी भाषा का अपमान नहीं कर सकते, जी। और मैं बिल्कुल सहन नहीं करता। आज बोर्ड, अब मॉल के अंदर जाइए, पहले इतने छोटे छोटे अक्षरों में मराठी में लिखा हुआ था। जी। तो मैंने आंदोलन किए साहब वहां पे, मेरे आंदोलन की वजह से आज पूरे मॉल के अंदर बड़े बड़े मराठियों में अक्षर है। देखिए मराठी बड़ा होने से कुछ किसको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो हमारा सम्मान है साहब, मराठी बड़े अक्षरों में मतलब होना संस्कृति चाहिए। की बचाव कर रहे हैं, संस्कृति को, विरासत को बचा रहे हैं आप। 100% मराठी संस्कृति को बचा रहे। तो ये लोगों ने उनसे कहा कि आप गलत भ्रम में हमें डालिए मत, हमें पता है कौन मराठी भाषा के लिए लड़ रहा है और कौन सी भाषा के लिए लड़ रहा है। उसके बाद उत्तर भारतीय, साउथ इंडियन के पास जाते तो उनको बोलते देखो बटोगे तो कटोगे, वो आ जाएगा 20 साल वाला कुर्ला वाला, तो फिर आपको यहां से काटेगा, आपको यहां से काट देगा। मेरा बोलने का मतलब ये है भाई कि बटोगे तो कटोगे। आप आमदार थे पिछले 5 साल, तो आपने हिंदुत्व के लिए किया क्या? मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, आपने हिंदुत्व के लिए किया क्या? 5 साल के अंदर 3 गणेश मूर्ति तोड़ी गई इन जिहादियों के द्वारा, 2 देवी की मूर्ति तोड़ी गई नवरात्रि के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, एक एफआईआर नहीं हुई पुलिस स्टेशन के अंदर, सब दबा दिया गया, सरकार ही इनकी। सरकार इनकी, और दबा दिया। तो आप कौन से हिंदुत्व? जी। हाँ, आप हिंदुत्व तब दिखाना होता है, इलेक्शन के अंदर हिंदुत्व नहीं अच्छा ये दिखाना होता है। बताइए, चलिए ठीक है, आप पूरे महाराष्ट्र की नवी मुंबई की, नवी मुंबई पड़ता है ना एरिया? नहीं, ये मुंबई है। मुंबई पड़ता है। तो आप ये बताएं, लगभग महाराष्ट्र में अब की बार सरकार किसकी बनेगी और किसके सहयोग से बनेगी? क्योंकि हर बार स्पष्ट बहुमत शायद मुझे लगता है कांग्रेस के बाद शायद किसी को नहीं मिला, हर बार मिली जुली सरकार बनती हुई आई है। अब की बार किसकी समझते हैं? मनसे का क्या रोल होगा? किंग मेकर में रहेगा या किंग बनकर के आएगा? देखिए राज साहब ने क्लियर कट कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता के अंदर है, ये कंफर्म है, और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये राज साहब ने क्लियर किया है। अच्छा, आप मतलब बीजेपी के साथ रहेंगे? राज साहब ने क्लियर कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और महाराष्ट्र के अंदर सत्ता के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होगी, ये 100% है, इसमें कोई कुछ नहीं कर और किंग सकता। मेकर की भूमिका में होगी, ये कह रहे हैं आप? किंग मेकर का प्रश्न, हमारे इतने आमदार आएंगे कि उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत क्रोध है, लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है, जो अल्टी पलटी ये सब चालू है ना, इस वजह से लोग बहुत एक नाराज सवाल हैं। और है कि आप देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार में बड़े बड़े नेता, या किसी पार्टी मान लीजिए, मनसे के जो नेता हैं, भानुशाली साहब के प्रचार में चांदीवली में कब पहुंचेंगे और किस किस कार्यक्रम होंगे, कैसे कैसे होंगे? देखिए हमारा मनसे का और महाराष्ट्र का एक ही नेता है, जो जिसको सुनने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं। तो मेरे भाग्य इतने अच्छे हैं कि कल 12 तारीख को शाम को 5 बजे परेलावाड़ी पाइपलाइन पे राज साहब खुद मेरी चांदीवली की जनता से बात करने आ रहे हैं। तो मैं सभी से कहूंगा
कि आप अपना वक्त निकालकर शाम को 5 बजे आइए और राज साहब को सुनिए। महाराष्ट्र और चांदीवली की प्रगति के लिए राज साहब के विचार क्या है, राज साहब क्या सोचते हैं, आप एक बार आइए और राज साहब को सुनिए। और राज साहब का आना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राज साहब के सामने कोई भी महाराष्ट्र के अंदर, फिर वो सेंट्रल से आए या महाराष्ट्र के अंदर से आए, कोई टिकता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर एक ही नाम चलता है, वो है राज ठाकरे साहब। धन्यवाद सर। विजय भानुशाली साहब को आपने सुना, महेंद्र भानुशाली साहब को आपने सुना विस्तार से। माफी चाहूंगा कि मैं कई बार नाम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। तो दोस्तों आप सबने सुना, दर्शकों आपने सुना। आप सबसे एक अनुरोध है कि आप मन से वोट जरूर डालें। 18 तारीख को वोटिंग का दिन है। किसी के दबाव में प्रभावित होकर के, किसी खबर से प्रभावित होकर भी आप बिल्कुल ना आए। अपनी मर्जी से वोट डालें, जिसको भी जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, लेकिन वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका वोट आपके 5 साल आपके क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।